नमस्कार, मैं सुबोध पांडे हिंदी एडुकेशनल चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपके समक्ष प्रगतिवादी कवि नागार्जुन द्वारा रचित प्रेत का बयान शीर्षक कविता को लेकर उपस्थित हुआ हूं। आज मैं आपके समक्ष प्रेत का बयान शीर्षक कविता का मूल भाव या भावार्थ या काव्य सौंदर्य को अत्यंत ही सरल शब्दों में प्रस्तुत करना चाहता हूं। अकाल और उसके बाद शीर्षक कविता पर वीडियो बनाते वक्त मैं प्रगतिवादी कवि नागार्जुन जी का सामान्य साहित्यिक परिचय दे चुका हूं। अतः इस वीडियो में मैं उनका परिचय पुनः देना आवश्यक महसूस नहीं करता हूं। विद्यार्थियों से मेरा यह अनुरोध है कि वे उनका साहित्यिक परिचय वहीं से प्राप्त कर लें। यही नहीं, यदि आप उनकी अन्य रचनाओं पर बने हुए वीडियो को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है। आप अपनी सुविधा के अनुसार उसे देख सकते हैं। तो आइए अब मैं आपके समक्ष प्रगतिवादी कवि नागार्जुन द्वारा रचित प्रेत का बयान शीर्षक कविता का मूल भाव या भावार्थ या काव्य सौंदर्य को अत्यंत ही सरल शब्दों में प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं। इसे आप ध्यान देकर सुनिएगा। नागार्जुन आधुनिक हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ प्रगतिवादी कवियों में प्रमुख स्थान रखते हैं। इन्होंने मार्क्सवादी और समाजवादी जीवन दर्शन को अपनी सरल और छोटी कविताओं में इस सहजता के साथ व्यंजित किया है कि पाठक उन्हें पढ़कर कुछ सोचने को विवश हो जाते हैं। उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से जहां एक ओर भ्रष्टाचार, भुखमरी, बेरोजगारी, अन्याय, अत्याचार व शोषण तथा अभावग्रस्तता से पीड़ित मानवों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है और उसके लिए जिम्मेदार व्यवस्था के प्रति अपना आक्रोश प्रकट किया है, वहीं दूसरी ओर आज़ादी के बाद भी जनता को अभावों, कष्टों और पीड़ाओं में डूबे हुए देखकर शासन व्यवस्था के प्रति करारा व्यंग्य किया है। व्यंग्य करने में इन्हें किसी तरह का संकोच नहीं होता है। तीखी और सीधी चोट करने वाले ये वर्तमान युग के प्रमुख व्यंग्यकार हैं। अतः कवि नागार्जुन जीवन के, धरती के, जनता के और श्रम के गीत गाने वाले कवि हैं। प्रेत का बयान इनकी एक बड़ी ही सुंदर, यथार्थवादी तथा मर्मस्पर्शी कविता है। इस कविता की रचना सन 1949 ईस्वी में हुई थी। यह एक व्यंग्यात्मक कविता है। इस कविता के माध्यम से कवि ने बिहार प्रांत में रहने वाले एक प्राइमरी स्कूल के मास्टर साहब की आर्थिक समस्या का बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया है। कहने का अर्थ यह है कि इस कविता के माध्यम से कवि ने एक प्राइमरी स्कूल के मास्टर साहब की आर्थिक समस्या के माध्यम से एक कटु सत्य को बड़े सुंदर ढंग से उजागर किया है। एक तो 30 रुपया उनका मासिक वेतन था, उस पर भी उन्हें 9 महीने तक वेतन नहीं मिला था। वेतनाभाव के कारण किस प्रकार उन्हें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ा और किस प्रकार धीरे धीरे पैसे के अभाव में परिवार में उनकी पत्नी, माँ
तथा 4 बच्चों की मृत्यु हो गई। इसका बड़ा ही कारुणिक चित्र इस कविता में खींचा गया है। मास्टर साहब की मृत्यु नहीं हुई क्योंकि इसका प्रमुख कारण यह था कि उनके बाप दादा का जो छोटा सा तालाब था उसमें कर्मा नामक बेल की कुछ पत्तियां शेष बची हुई थी। इसके अतिरिक्त मास्टर साहब के सूखे हुए शरीर में कुछ मनोबल बाकी था, इसीलिए वे नहीं मरे। तात्पर्य यह है कि पोखर की बेल की पत्तियां खाकर मास्टर साहब जीवित रहे। प्रेत का बयान कविता में नरक के स्वामी यमराज और मृत्यु के बाद मास्टर साहब के रूप में प्रेत के मध्य हुए वार्तालाप को बड़े सुंदर ढंग से दिखलाने का प्रयास किया है। अर्थात इस कविता में यमराज द्वारा प्रेत से उसकी मृत्यु का कारण पूछे जाने का बड़ा ही मार्मिक वर्णन है। यही नहीं, इस कविता के माध्यम से कवि ने अप्रत्यक्ष ढंग से भारतवर्ष को आज़ादी मिलने के बाद समाज में फैले भ्रष्टाचार, भुखमरी, बेरोजगारी, अन्याय, अत्याचार व शोषण तथा अभावग्रस्तता का चित्रण बड़े सुंदर ढंग से किया है। साथ ही साथ नेताओं, पूंजीपतियों, सेठ साहूकारों तथा अन्य प्रकार के शोषक वर्गों के शोषण की पोल खोल दी है। अतः सच्चे अर्थों में कवि नागार्जुन एक जन कवि हैं। यही कारण है कि इन्होंने अपनी प्रायः सभी कविताओं में सामान्य जनता की पीड़ा, वेदना को बड़े ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है। कविता का प्रारंभ नरक के मालिक और प्रेत के वार्तालाप से होता है। मरने के बाद एक व्यक्ति जो प्राइमरी स्कूल के मास्टर साहब हैं, नरक के स्वामी यमराज के सामने पहुंचता है। यमराज कड़क कर मृत व्यक्ति से पूछता है कि यह बात सच सच बतला कि तेरी मृत्यु आखिर किस प्रकार हुई है? क्या तू भूखा रहने के कारण मरा है या तेरी मृत्यु अकाल पड़ने से हुई है? तू बुखार आने से मरा है या कालाजार नामक भयंकर ज्वर से तेरी मृत्यु हुई है, या फिर तेरे मरने का कारण पेचिश, बदहजमी, प्लेग या महामारी है? इनमें से किस कारण तुम्हारी मृत्यु हुई है? यह बात सच सच बता। कवि के शब्दों में ओरे प्रेत, कड़क कर बोले नरक के मालिक यमराज, सच सच बतला कैसे मरा तू? भूख से, अकाल से, बुखार, कालाजार से, पेचिश, बदहजमी, प्लेग, महामारी से कैसे मरा तू? सच सच बतला। नरक के मालिक यमराज का प्रश्न सुनकर मनुष्य का वह हड्डियों का ढांचा लिए हुए प्रेत खड़खड़ और हड़हड़ शब्द करता हुआ कांप उठा। प्रेत का 5 उंगलियों वाला हाथ लंबी चमची के समान था। प्रेत ने सबसे पहले अपना वह हाथ नचाया, फिर रूखी, पतली तथा किटकिट आवाज में यमराज को उत्तर दिया
कवि के शब्दों में। खड़खड़ खड़खड़ हड़हड़ हड़हड़ कांपा कुछ हाड़ों का मानवीय ढांचा, नचाकर लंबे चमचों सा पंजगुरा हाथ, रूखी पतली किटकिट आवाज में प्रेत ने जवाब दिया। प्रेत ने नरक के मालिक यमराज से कहा कि महाराज, मैं आज आपको सब बात सच सच कहूंगा, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलूंगा। आज हम भारतवासी स्वाधीन भारत के नागरिक हैं। अब हम भारतवासी पहले की तरह परतंत्र नहीं हैं, यानी अब गुलाम नहीं हैं। अब हम पूरी तरह से आजाद हैं। बिहार प्रांत की सीमा पर पूर्णिया नाम का एक जिला है। उस जिले में धमदाहा नाम का एक थाना है। उस थाने के अंतर्गत रुपौली नाम की एक बस्ती है, अर्थात एक गांव है। मैं वहीं का रहने वाला हूं। मैं कायस्थ जाति का हूं। मेरी अवस्था 55 साल से कुछ अधिक है। गुलामी समाप्त होने और स्वतंत्र भारत का नागरिक होने का गर्व प्रेत के बयान में स्पष्ट रूप से दिखलाई पड़ता है। कवि के शब्दों में, महाराज, सच सच कहूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा। नागरिक हैं हम स्वाधीन भारत के। पूर्णिया जिला है, सूबा बिहार के सीवान पर, थाना धमदाहा, बस्ती रुपौली, जाति का कायस्थ, उम्र है लगभग 55 साल की। नरक के स्वामी यमराज की प्रश्न का उत्तर देता हुआ प्रेत आगे कहता है कि मेरी जीविका का प्रमुख साधन प्राइमरी स्कूल का मास्टर होना है। अर्थात मैं एक प्राइमरी स्कूल का मास्टर था। मेरा वेतन 30 रुपया मासिक था। वह वेतन भी वक्त पर नहीं मिला। बिना वेतन के मैंने बड़ी मुश्किल से 9 महीने बिताए। मेरे घर में मेरी पत्नी के अलावा मेरी माँ और 4 बच्चे परिवार के रूप में थे। हे दया के सागर, हे करुणा निधान, हे करुणा के अवतार, वे सब अब आपकी शरण में आ चुके हैं। कहने का अर्थ यह है कि वे सभी मर चुके हैं, केवल मैं ही शेष बचा था। इसका प्रमुख कारण यह था कि हमारे बाप दादा ने जो एक छोटा सा तालाब बनवाया था, उसमें कर्मा नामक बेल की कुछ पत्तियां शेष बची हुई थी। इसके अतिरिक्त संभवतः इस सूखे हुए शरीर में कुछ मनोबल बाकी था। इसीलिए मैं मरा नहीं, मैं जीवित रहा। तात्पर्य यह है कि पोखर की बेल की पत्तियां खाकर मैं जीवित रहा। यहां कवि ने प्राइमरी स्कूल के मास्टर साहब की आर्थिक समस्या का बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया है। कवि के शब्दों में, पेशा से प्राइमरी स्कूल का मास्टर था। तनख्वाह थी 30, 100 भी नहीं मिली। मुश्किल से काटे हैं 1 नहीं, 2 नहीं, 9 महीने। धरनी थी, माँ थी, बच्चे थे 4।
आ चुके हैं वे भी दया सागर करुणा के अवतार। आपकी ही छाया में मैं ही था बाकी, क्योंकि कर्मी की पत्तियां अभी कुछ शेष थी हमारे अपने पुश्तैनी पोखर में। मनोबल शेष था सूखे शरीर में। प्रेत की बात सुनकर यमराज को हंसी आ गई। यानी यमराज को प्रेत की बातों का विश्वास नहीं हुआ। यमराज ने कहा, बहुत अच्छी बात है। इतना कहकर नरक के राजा यमराज बहुत जोर से हंसे। हंसने के कारण यमराज के शीश पर धारण किए गए मुकुट की झालरें चमकने लगी। इसके साथ ही यमराज ने हाथ में रखे दंड अर्थात डंडा को फर्श पर ठोका और अविश्वास की हंसी हंसा। इसके बाद यमराज ने व्यंग करते हुए प्रेत से कहा कि सचमुच तुम एक बहुत ही अच्छे अध्यापक हो। तुम जैसे बच्चों को पढ़ाया करते थे उसी तरह क्या तुम मुझे भी पढ़ाने आए हो? क्या मैं भी कोई बच्चा हूं? याद रखो, मैं कोई बच्चा नहीं हूं। कहने का अर्थ यह है कि यमराज ने प्रेत की बात का विश्वास नहीं किया। यमराज को लगा कि मास्टर सच बात नहीं बता रहा है, मास्टर केवल एक बहाना बना रहा है, जिसे यमराज समझ गया। इसके बाद यमराज ने कहा, भाई तुम्हारी बात की प्रशंसा अवश्य करनी पड़ेगी। मेरे कहने का अर्थ यह है कि तुम भूख से नहीं मरे हो। कवि के शब्दों में अरे वाह, भभाकर हंस पड़ा नरक का राजा। दमक उठी झालरें कंपमान सिर के मुकुट की, फर्श पर ठोक कर सुनहरा लौह दंड। अविश्वास की हंसी हंसा दंड पानी महाकाल। बड़े अच्छे मास्टर हो, आए हो मुझको भी पढ़ाने। मैं भी बच्चा हूं। वाह भाई वाह, तो तुम भूख से नहीं मरे। यमराज द्वारा प्रेत की बात का विश्वास न करने और उससे मरने का कारण भूख कहलवाने का आग्रह देखकर प्रेत ने जो किया उसका वर्णन काफी मार्मिक है। दरअसल स्वतंत्र भारत में प्रजा का भूख से मरना स्वतंत्र देश के शासन का एक तरह का अपमान है। एक अध्यापक होने के नाते प्रेत अपने देश का अपमान नहीं करना चाहता, इसीलिए वह भूख से मरने पर भी इस बात को स्वीकार नहीं करता है कि वह भूख से मरा है। अपनी बात पर जोर डालकर और कठोर होकर प्रेत आगे कहता है कि यह बात आश्चर्य है कि आप मेरा विश्वास क्यों नहीं कर रहे हैं। खैर, आप मेरा विश्वास करें अथवा न करें, पर मैंने जो कहा है वह सच है। मेरी बात का धरती और आकाश साक्षी है। भारतवर्ष में अन्य अनेक प्रकार की बीमारियां हैं। इसके बाद प्रेत ने अपने दोनों हाथ उठाए तथा किटकिट शब्द करते हुए कहा, किंतु जिस बीमारी का नाम भूख या क्षुधा है उसका हमें पता नहीं है। तात्पर्य यह है कि मैं भूख नाम की बीमारी को नहीं जानता। कवि के शब्दों में
हद से ज्यादा डालकर जोर, होकर कठोर प्रेत फिर बोला, अचरज की बात है, यकीन नहीं आता है मेरी बात पर आपको, कीजिए ना कीजिए आप चाहे विश्वास, साक्षी है धरती, साक्षी है आकाश। और भले व्याधियां हो भारत में, किंतु उठाकर दोनों बाह किटकिट करने लगा जोरों से प्रेत, किंतु भूख या क्षुधा नाम हो जिसका, ऐसी किसी व्याधि का पता नहीं हमको। प्रेत के रूप में प्राइमरी स्कूल के मास्टर साहब की भूख से न मरने की बात पर यमराज चकित हो जाता है। प्रेत कहता है कि हे महाराज यमराज, आप सावधान हो जाइए, आप मेरे सामने भूख का नाम मत लीजिए। हमारा देश आजाद हो चुका है और स्वतंत्र भारत में भूख से मरने की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। इतना कहते कहते प्रेत का आवेश भाप के समान निकल गया। प्रेत का आवेश समाप्त हो गया। आवेश समाप्त हो जाने पर प्रेत ने शांत और सधे हुए स्वर में पुनः कहा, जहां तक मेरे मरने का संबंध है उसकी बात सुनिए। हे महाराज, मुझे मरने में थोड़ी भी पीड़ा नहीं हुई, कोई दुख या संदेह नहीं हुआ। मेरे प्राण शरीर से बड़ी सरलता से निकले थे। तात्पर्य यह है कि मुझे मरने में कोई कष्ट नहीं हुआ था। मेरे मरने का कारण यह है कि मेरी आंत पेचिश का आक्रमण नहीं सह सकी थी। तात्पर्य यह है कि मेरी मृत्यु पेचिश से हुई थी, भूख से नहीं। कवि के शब्दों में सावधान महाराज, नाम नहीं लीजिएगा हमारे सामने फिर कभी भूख का। निकल गया भाप आवेश का, शांत स्तंभित स्वर में प्रेत बोला, जहां तक मेरी अपनी बात है, तनिक भी पीर नहीं, दुख नहीं, दुविधा नहीं, सरलता पूर्वक निकले थे प्राण। सह नहीं सकी आंत जब पेचिश का हमला, सुनकर दहाड़ स्वाधीन भारतीय प्राइमरी स्कूल के भूखमरे स्वाभिमानी सुशिक्षित प्रेत की रह गए निरुत्तर महामहिम नरकेश्वर। स्वाधीन भारत में भूख से मरने वाले स्वाभिमानी और एक अच्छे सुशिक्षित शिक्षक प्रेत की दहाड़ सुनकर नरक के स्थायी यमराज अंततः चुप रह गए। अतः भारत में भूख से मरना यहाँ के शासन का अपमान है और एक सच्चा ईमानदार देशभक्त प्रेत अपने देश का अपमान नहीं सुनना चाहता है। यह सत्य है कि मास्टर साहब और उसका सारा परिवार भूख से मरा था। उसकी मृत्यु भी भूख से ही हुई थी, पर वह इसे स्वीकार नहीं करता है। वह किसी भी कीमत पर अपने देश का यानी स्वाधीन भारत का अपमान नहीं करना चाहता था। यह कविता यही समाप्त हो जाती है। यह कविता भाव पक्ष के साथ साथ शिल्प पक्ष की दृष्टि से भी एक सुंदर एवं सफल कविता है। इस कविता की भाषा बड़ी ही सरल,
सरस और आकर्षक तथा रोचक है। इस कविता में कवि ने भावों के अनुसार ही शब्दों का चयन बड़े सुंदर ढंग से किया है। इस कविता में कवि ने सर्वत्र बोलचाल के शब्दों का ही प्रयोग किया है। इस कविता में कवि ने अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार आदि अलंकारों का प्रयोग बड़े सुंदर ढंग से किया है। अतः हम कह सकते हैं कि प्रगतिवादी कवि नागार्जुन की प्रेत का बयान शीर्षक कविता एक बड़ी ही सुंदर, यथार्थवादी तथा एक मर्मस्पर्शी कविता है। यह एक व्यंग्यात्मक कविता है। यह लंबी कविता होने पर भी अत्यंत ही सरल एवं सुंदर तथा रोचक कविता है। इस कविता के माध्यम से कवि ने सामान्य जन की पीड़ा को बड़े ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है, जिसमें उन्हें पर्याप्त सफलता मिली है। कहने का अर्थ यह है कि इस कविता के माध्यम से कवि ने बिहार प्रांत में रहने वाले एक प्राइमरी स्कूल के मास्टर साहब की आर्थिक समस्या का बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया है, जिसमें उन्हें पर्याप्त सफलता मिली है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक अवश्य करें। अपने सगे संबंधियों को भी इसे शेयर करना आप बिल्कुल नहीं भूलें। और हाँ, चलते चलते मेरे इस चैनल को आप अवश्य सब्सक्राइब करें। याद रखिएगा, मेरा यह चैनल एक तरह से, एक प्रकार से एक एजुकेशनल चैनल है। मैंने इस चैनल का निर्माण विद्यार्थियों के हित को ध्यान में रखकर ही किया है। अतएव लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल नहीं भूलें। और हाँ, यदि मेरे वीडियो में अगर आपको कहीं भी किसी प्रकार की कोई त्रुटि या कोई कमी या कोई गलती नजर आती है तो सप्रमाण कमेंट्स अवश्य करें, ताकि मैं उन गलतियों का सुधार कर सकूं और आपके समक्ष एक बहुत ही सुंदर छात्रोपयोगी वीडियो बनाकर प्रस्तुत कर सकूं, ताकि आप उसका अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।